स्वागत है आप सभी का हमारी क्लासेज में। और स्टूडेंट्स, आज इस स्पेशल लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं 12वीं एग्रीकल्चर बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में। और ये हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं ये कुछ बड़ी प्रकार के प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। जैसा आप लोगों को पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, से क्या तात्पर्य है, इसके वर्गीकरण को समझाइए। सबसे पहले तो हम प्रश्न को समझते हैं। हमें प्रश्न में दो चीजें पूछी गई हैं। पहली चीज तो क्या पूछा गया है, पादप जनन द्रव्य पूछा गया है। दूसरा, हमें इसका वर्गीकरण पूछा गया है। दो प्रश्न हमें यहां से पूछे गए। आंसर हमें किस प्रकार से लिखना है, तो सबसे पहले हमें पादप जनन द्रव्य के बारे में लिखना होगा। जैसे अगर मैं पादप जनन द्रव्य की बात करूं तो पादप जनन द्रव्य क्या है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए और यही हमें लिखना है। पादप जनन द्रव्य, पादप जनन द्रव्य क्या है, जो फसल की प्रजातियां होती हैं। क्या होती हैं? फसल की प्रजातियां। फसल की जितनी भी प्रजातियां हैं, चाहे जैसे गेहूं, धान, मक्का, सभी प्रजातियां, फसल की प्रजातियां। और इन प्रजातियों में उपस्थित कुल आनुवांशिक पदार्थ, कुल आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका जनन द्रव्य, आनुवांशिक पदार्थ। अब जनन द्रव्य की परिभाषा कैसे लिखोगे? फसलों की प्रजातियों में उपस्थित कुल आनुवांशिक पदार्थ को उस फसल का जनन द्रव्य कहते हैं। फसलों की प्रजातियों में, या हम कहते हैं पादपों में उपस्थित कुल आनुवांशिक पदार्थ जनन द्रव्य कहलाता है। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है अपना? तो दूसरा पॉइंट है जनन द्रव्य का वर्गीकरण। जनन द्रव्य का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया है, आपको भी पता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो खेती के आधार पर, खेती के आधार पर, खेती के आधार पर, या हम कह सकते हैं फसल उत्पादन के आधार पर, खेती या फसल उत्पादन। तो खेती या फसल उत्पादन के आधार पर किया गया है एक तो, और दूसरा किसके आधार पर किया गया है? दूसरा किया गया है स्थानीय आधार पर, स्थानीयता के आधार पर या स्थान के आधार पर। अब दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहले में जो वर्गीकरण है ये दो प्रकार का होता है। एक तो कृष्य जनन द्रव्य, कृष्य जनन द्रव्य, और एक होता है आपका जंगली जनन द्रव्य, जंगली जनन द्रव्य। इसी तरह से अगर मैं यहां बात करूं, ये भी दो प्रकार का होता है, एक देसी और एक विदेशी। ये हमारा क्या हुआ? जनन द्रव्य का वर्गीकरण हुआ। अब इसमें और क्या लिखना है अपन को वो देख लेना। आप लिखोगे खेती के या फसल के आधार पर जनन द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। कृषि जनन द्रव्य, जंगली वो कृषि योग्य प्रजातियों में उपस्थित कुल आनुवांशिक पदार्थ, या हम कह सकते हैं खेती करने योग्य प्रजातियों में उपस्थित कुल आनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाता है? कृषि जनन द्रव्य कहलाता है। इसके विपरीत जंगली प्रजातियों में उपस्थित कुल आनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाएगा? जंगली जनन द्रव्य कहलाएगा। अब हम यहाँ बात करें देसी किस्मों में या देसी फसलों में उपस्थित जनन द्रव्य या देसी पादपों में उपस्थित जनन द्रव्य, देसी जनन द्रव्य। विदेशों से आयातित नस्लों या पादपों में उपस्थित जनन द्रव्य, विदेशी जनन द्रव्य कहलाएगा। ये हमारा प्रश्न क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। क्या चीज थी इसमें? जनन द्रव्य से क्या तात्पर्य? तुमने तात्पर्य पढ़ लिया। जनन द्रव्य का वर्गीकरण भी हमने पढ़ लिया कि जनन द्रव्य को कितने आधार पर बांटा गया है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अगले प्रश्न पर। पादप पुनर्स्थापन किसे कहते हैं, इसके लाभ व हानियां लिखिए। ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है और बहुत बार एग्जामों में आया है। पादप पुनर्स्थापन किसे कहते हैं? अगर मैं पादप पुनर्स्थापन की बात करूं, सबसे पहले यहां हमें तीन चीज पूछी गई हैं। एक तो क्या पूछा गया है? पादप पुनर्स्थापन। एक क्या पूछा गया है? इसके लाभ। और एक क्या पूछा गया है? इसकी हानियां। इस प्रश्न में हमें तीन चीजें पूछी गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पादप पुनर्स्थापन क्या है। पादप पुनर्स्थापन तो मैं बता दूं आपको, नए स्थानों पर पादप पुनर्स्थापन क्या है? नए स्थानों पर फसलों या पादपों को उगाना,
पादपों को उगाना क्या कहलाता है? पादप पुनर्स्थापन कहलाता है। जिन स्थानों पर पहले से कोई फसल, कोई पादप मौजूद नहीं होता है, उन स्थानों पर फसल या पादपों को उगाने की क्रिया क्या कहलाती है? पादप पुनर्स्थापन कहलाती है। जैसे मान लो हमारे भारत में पहले मूंगफली नहीं होती थी, लेकिन ब्राजील से क्या आ गई? हमारे यहाँ मूंगफली आ गई। मिस्र से क्या आ गई? हमारे यहाँ बरसीम आ गई। तो इस तरह से जब नए स्थानों पर ले जाकर फसल या पादपों को उगाते हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है? पादप पुनर्स्थापन कहलाती है। अब हम आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है इसके लाभ, पादप पुनर्स्थापन के लाभ। अब लाभ क्या क्या होते हैं पादप पुनर्स्थापन के? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? नई फसलों का विकास होता है। क्या होता है? नई फसलों का विकास। एक तो क्या होगा? नई फसलों का विकास होगा। जैसे मान लो हमारे यहाँ मूंगफली आई, हमारे यहाँ बरसीम आई, तो क्या हुआ? नई फसलों का विकास हुआ। दूसरा, उन्नत किस्मों का विकास होता है। उन्नत किस्मों का विकास। जैसे मान लो अगर हम हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति में क्या हुआ हमारे देश में? हमारे देश में अमेरिका से उन्नत किस्में लाई गई, जिनके कारण उत्पादन में वृद्धि हुई और क्या संभव हुई? हरित क्रांति संभव हुई। तीसरी अगर मैं बात करूं, अब मान लो उन्नत फसल भी आ गई, उन्नत किस्म भी आ गई, तो हम इससे क्या कर सकते हैं? हम इसमें किस्म सुधार भी कर सकते हैं। यानी पादप पुनर्स्थापन के द्वारा क्या किया जा सकता है? किस्म सुधार भी किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं अपन? पादप पुनर्स्थापन के द्वारा किस्म सुधार कर सकते हैं। ये क्या हो गए? ये इसके लाभ हो गए। हमें 3 से ज्यादा लाभ लिखने नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है 1.5 नंबर के पार्ट आते हैं प्रश्न में। तो 1.5 नंबर के लिए हमें 3 पॉइंट काफी है। इसके बाद अगर हम बात करें हानियां, अब हानियां क्या क्या होंगी? सबसे पहली अगर हम हानि की बात करें, सबसे पहली हानि होगी अगर मान लो हम नई फसल लेकर के आ रहे हैं और नई फसल में कोई रोग है तो रोग नए स्थान पर भी फैल जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि नए रोग का प्रकोप होता है। क्या हो जाता है? नए रोग का प्रकोप, नए रोग का प्रकोप हो सकता है। दूसरा, पादप पुनर्स्थापन के द्वारा क्या हो सकता है? नए कीटों का प्रकोप हो सकता है। नए कीटों का प्रकोप। तीसरा, पादप पुनर्स्थापन के द्वारा क्या हो सकता है? नए खरपतवारों का प्रकोप हो सकता है। नए खरपतवारों का प्रकोप। ये इसकी क्या हो गई? हानियां हो गई। प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। मैं कितनी चीजें लिखनी थी? इसमें 3 चीजें। सबसे पहले पादप पुनर्स्थापन किसे कहते हैं? तो नए स्थानों पर फसलों या पादपों को उगाने की क्रिया क्या कहलाती है? पादप पुनर्स्थापन कहलाती है। लाभ क्या क्या होते हैं? नई फसलों का विकास, उन्नत किस्मों का विकास और किस्म सुधार किया जा सकता है। हानि क्या क्या होती है? नए रोगों का प्रकोप होता है, नए कीटों का प्रकोप होता है और नए खरपतवारों का प्रकोप होता है। ये सारी क्या हो गई? हानियां हो गई। अब स्टूडेंट्स हम और आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है? इसके साधनों को समझाइए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न, जो कि तुम्हें एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है? पहला पॉइंट तो हमारा ये बन गया, आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है, और दूसरा पॉइंट बन गया इसके साधनों को समझाइए। यानी इस प्रश्न में हमारे 2 पॉइंट क्रिएट हो रहे हैं। हम सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या होती है? चलिए हम देखते। जीवों या पादपों में, जीवों या पादपों में वांछित गुणों के लिए, वांछित गुणों के लिए डीएनए खंडों को प्रवेश कराने की क्रिया, डीएनए खंडों को प्रवेश कराने की क्रिया क्या कहलाती है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है समझ में आ गया होगा। जीवों या पादपों में वांछित गुणों के लिए, यानी किसी जीव या पादप में हम अच्छे गुणों का विकास करना चाह रहे हैं, और अच्छे गुणों का विकास करने के लिए इसमें क्या करते हैं? डीएनए खंडों का प्रवेश कराते हैं, वांछित डीएनए खंडों का प्रवेश कराते हैं
और वो क्रिया क्या कहलाती है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। या हम कह सकते हैं वांछित डीएनए खंडों का प्रवेश कराकर, वांछित डीएनए खंडों का प्रवेश कराकर मानव उपयोगी उत्पाद बनाना क्या कहलाता है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। या हम कह सकते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी वह क्रिया है जिसके द्वारा वांछित जीनों का प्रवेश कराया जाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी वह क्रिया है जिसके द्वारा वांछित जीनों का प्रवेश कराया जाता है। किसी भी तरीके से आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो। अब हम आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? इसके साधन, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन। अगर स्टूडेंट्स में साधनों की बात करूं तो साधन कौन कौन से हैं? जैसे सबसे पहला जो साधन आता है इसका वो आता है डीएनए प्रतिबंधी एंजाइम, डीएनए प्रतिबंधी एंजाइम। और प्रतिबंधी एंजाइम क्या करते हैं? डीएनए खंडों को काटने का कार्य करते हैं। प्रतिबंधी एंजाइम क्या करते हैं? जो वांछित डीएनए खंड है उनको काटने का कार्य करते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है, एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस ये क्या करता है? ये डीएनए खंडों को सिरों से काटता है, यानी कॉर्नर से। जैसे मान लो यहां से काटेगा कोने से, तो अगर कोने से काटेगा तो उसको क्या कहेंगे? एक्सोन्यूक्लियस। लेकिन अगर मान लो ये कहां से काटता है? बीच से। जब बीच से काटेगा तो हम इसको कहेंगे एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। यानी प्रतिबंधी एंजाइम दो प्रकार के हो गए। उसके बाद दूसरी हम चलें आगे, दूसरे आते हैं हमारे वाहक। और वाहक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? इकोलाई और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। वाहक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? इकोलाई और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का उपयोग किया जाता है। तीसरी अगर हम बात करें, तीसरा आता है लाइपेज। लाइपेज, लाइपेज एंजाइम क्या करता है? जो डीएनए खंड हमने यहाँ अलग किए पहले वाली क्रिया में, उन वांछित डीएनए खंडों को और वाहक को एक दूसरे से क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद आता है डीएनए पॉलीमरेज। क्या आता है? डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? ये डीएनए की प्रतियां बनाने का कार्य करता है, डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? जो हमारा वांछित डीएनए बना, जो हमारा नया डीएनए बना, जो हमारा पुनर्योगज डीएनए बना, उस पुनर्योगज डीएनए की अनेक प्रतिकृतियां, अनेक कॉपियां बनाने का कार्य कौन करता है? तो ये डीएनए पॉलीमरेज करता है। ये क्या हो गए? इसके साधन हो गए। लिखोगे कैसे आप? सबसे पहले लिखोगे डीएनए प्रतिबंधी एंजाइम, फिर लिखोगे यह एंजाइम वांछित डीएनए खंडों को काटने का कार्य करता है। यह दो प्रकार का होता है, एक्सोन्यूक्लियस जो सिरों से काटता है, एंडोन्यूक्लियस जो बीच से काटता है। उसके बाद लिखोगे वाहक, लिखोगे वाहक के रूप में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस अथवा इकोलाई का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर वांछित डीएनए खंडों को प्रवेश कराकर, वांछित डीएनए खंडों प्रवेश कराकर नए डीएनए में प्रवेश कराया जाता है। लाइपेज में क्या लिखोगे? यह वाहक एवं वांछित डीएनए खंड को जोड़ने का कार्य करता है। डीएनए पॉलीमरेज ये क्या करेगा? ये आपका जो नया डीएनए बना, उस नए डीएनए की प्रतिकृतियां बनाने का कार्य करता है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हुआ? सॉल्व हुआ। दो चीजों की बात की, आनुवंशिक अभियांत्रिकी क्या है और इसके साधन कौन कौन से होते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं अगले प्रश्न। जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व को समझाइए। आपके लिए काफी अच्छा प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहां में दो चीजें पूछी गई हैं। एक तो पूछा गया है जैव प्रौद्योगिकी क्या है या किसे कहते हैं, दूसरा पूछा गया है कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व। दो पॉइंट है इसमें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जैव प्रौद्योगिकी क्या है, जैव प्रौद्योगिकी, तो जैव प्रौद्योगिकी अगर हम बात करें दो शब्दों से बना है, जैव प्लस प्रौद्योगिकी, जैव प्लस प्रौद्योगिकी। जैव का मतलब क्या होता है? जैव का मतलब होता है जीव जंतु, जीव जंतु या हम कह सकते हैं सूक्ष्म जीव, जीव जंतु या सूक्ष्म जीव। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? तकनीकी, तकनीकी। अब हमें किसकी परिभाषा पूछी गई है? जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी क्या है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीवों पर, जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीवों पर तकनीकी क्रिया द्वारा मानव उपयोगी उत्पाद बनाना। जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीवों पर
तकनीकी क्रिया द्वारा मानव उपयोगी उत्पाद बनाना क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। मानव उपयोगी उत्पाद, ये आपकी परिभाषा हो गई जैव प्रौद्योगिकी। जैव माने जीव जंतु और सूक्ष्म जीव, तो जीव जंतु और सूक्ष्म जीवों पर तकनीकी क्रिया के द्वारा मानव उपयोगी उत्पाद बनाना क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। पहला पॉइंट अपना क्लियर हुआ। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व, ये काफी इंपोर्टेंट है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व। अब कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा कौन कौन सी चीजें बनाई गई हैं वो हमें बतानी है। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बीटी कॉटन, क्या है? बीटी कपास। बीटी कपास, बीटी कपास में लिख सकते हैं कि बीटी का पूर्ण नाम बैसिलस तुरेंजेसिस होता है। कपास में बैसिलस तुरेंजेसिस के क्राइजीन को प्रवेश कराया गया है, जिससे कपास गुलाबी सुंडी नामक कीट के प्रति क्या होता है? प्रतिरोधी होता है। दूसरा फिर अपना क्या है? दूसरा अपना फ्लेवर सेवर टमाटर, क्या है? फ्लेवर सेवर टमाटर। अब ये टमाटर क्यों बनाया गया है? सामान्य टमाटर की भंडारण क्षमता 3 से 4 दिन होती है। सामान्य टमाटर की भंडारण क्षमता 3 से 4 दिन होती है। उस टमाटर की भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए फ्लेवर सेवर टमाटर बनाया गया है, जिसकी भंडारण क्षमता लगभग 30 दिन होती है। फ्लेवर सेवर की भंडारण क्षमता कितनी होगी? लगभग 30 दिन होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ट्रांसजेनिक मक्का, ट्रांसजेनिक मक्का, ट्रांसजेनिक मक्का। ट्रांसजेनिक मक्का भी किसके द्वारा बनाया गया? जैव प्रौद्योगिकी द्वारा। किस लिए बनाया गया है? मक्का में लाइसिन अमीनो अम्ल की अधिकता को बढ़ाने के लिए किसका विकास किया गया है? ट्रांसजेनिक मक्का का विकास किया गया है। मक्का में लाइसिन नामक अमीनो अम्ल की अधिकता के लिए ट्रांसजेनिक मक्का का विकास किया गया है। उसके चौथे पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो ट्रांसजेनिक फसल, ट्रांसजेनिक, मैं ऐसे कह सकता हूं शाकनाशी प्रतिरोधी फसल, शाकनाशी प्रतिरोधी फसल। अब शाकनाशी प्रतिरोधी फसल का मतलब क्या है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा ऐसी फसलें विकसित की गई हैं जिन पर शाकनाशियों का विपरीत प्रभाव नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार आपने गेहूं में 2,4-D का स्प्रे किया और उसके बगल में कहीं ना कहीं क्या है? सरसों है, तो सरसों क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है और सरसों पर उसके हानिकारक प्रभाव होते हैं। लेकिन आजकल ऐसी ट्रांसजेनिक फसलें विकसित की गई हैं जिन पर शाकनाशियों का कोई प्रभाव नहीं होता है। शाकनाशी प्रतिरोधी फसलें विकसित की गई हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन स्तनधारी फसल, नाइट्रोजन स्त्रीकरण या स्त्रीकारक, नाइट्रोजन स्त्रीकारक फसल, नाइट्रोजन स्त्रीकारक फसल। आप लोगों को पता है नाइट्रोजन स्त्रीकरण का कार्य कौन करता है? केवल दलहनी फसलें करती हैं। लेकिन आजकल दलहनी फसलों से निफ जीन को निकालकर कहां प्रवेश कराया गया है? अन्य फसलों में प्रवेश कराया गया है। और जब भी किसी फसल में ये जीन प्रवेश कराया जाता है तो वो फसल क्या करने लगती है? नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने लगती है। तो हम कह सकते हैं कि दलहनी फसलों से निफ जीन को निकालकर सामान्य फसलों में प्रवेश कराया गया है, जिससे सामान्य फसलों में भी नाइट्रोजन स्त्रीकरण की क्रिया होती है। ये क्या हुआ? ये कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व हो गया। और भी लिख सकते हो, वायरस मुक्त पौधे प्राप्त किए जाते हैं, अवरुद्ध पौधे प्राप्त किए जाते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती है। लेकिन सबसे मोस्ट पॉइंट आपके यही है। कृषि में बीटी कपास, फ्लेवर सेवा टमाटर, ट्रांसजेनिक मक्का, शाकनाशी प्रतिरोधी फसल और नाइट्रोजन स्त्रीकारक फसल, ये क्या हो गई? आगे और भी अगर बात हो, अन्य कीट रोधी फसल है, रोग रोधी फसल है, बहुत सारे पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं, भ्रूण संवर्धन का नामांकित चित्र बनाइए। ये काफी अच्छा प्रश्न है। भ्रूण संवर्धन का नामांकित चित्र बनाइए। अब भ्रूण संवर्धन का नामांकित चित्र आपको बनाना कैसे है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? सबसे पहले बनाने हैं आपको दाने। ये क्या हो गया? ये दाने हो गए, ऐसे गोला बना दो। और ये क्या है? बीज। ये क्या है? बीज। फिर बीज को हमने खेत में बोया और ये क्या हुआ? इसका अंकुरण हुआ। अंकुरण हो गया। अब ये क्या हो गए? अंकुरित बीज, अंकुरित बीज।
बीज का अंकुरण हुआ, फिर अंकुरण के बाद क्या बन गए, बड़े बड़े पौधे बन गए। अंकुरण के बाद क्या बन गए, बड़े बड़े पौधे बन गए। ये क्या बन गए, पौधे। और जब ये पौधे बन गए तो फिर इनमें क्या आए, पुष्प आए। इनमें क्या आ गए, पुष्प आ गए, पुष्प। अब पुष्पों में क्या हुआ, निषेचन हुआ। फिर निषेचन के बाद क्या बन गया, भ्रूण बन गया। निषेचन के बाद क्या बना, भ्रूण। आप लिख सकते हो भ्रूण का चित्र तो कैसे बनाओगे, भ्रूण बन गया। फिर भ्रूण से पुनः क्या बन गया, बीज बन गया। यानी ये एक चक्र हो गया। सबसे पहले क्या था, बीज। बीज को हमने बोया तो फिर क्या बन गया, अंकुरित हुआ। अंकुरित होने के बाद इससे क्या बन गए, पौधे। फिर पौधों से क्या बन गया, पुष्प। पुष्प से क्या बन गया, भ्रूण बन गया। एक प्रोसेस थी होगी। दूसरी प्रोसेस क्या होती है, हमने भ्रूण को क्या कहाँ रखा, हमने भ्रूण को रख लिया कृत्रिम माध्यम में। कहाँ रख लिया हमने, कृत्रिम माध्यम, यानी संवर्धन कर लिया हमने भ्रूण को कृत्रिम माध्यम में। तो जब हम भ्रूण को कहाँ रखते हैं, कृत्रिम माध्यम में रखते हैं, तो डायरेक्ट इससे क्या बन जाते हैं, पौधे बन जाते हैं। डायरेक्ट इससे क्या बन जाते हैं, पौधे बन जाते हैं। जब हम भ्रूण को कृत्रिम माध्यम में रखें तो डायरेक्ट इससे क्या बनेंगे, पौधे बनेंगे। ये हमारा क्या हो गया, भ्रूण संवर्धन हो गया। इसमें एक चीज आप और लिख सकते हो, जैसे यहाँ इस प्रोसेस में जो टाइम लगता है वो 60 दिन लगते हैं, 60 दिन लगभग। और इस वाली प्रोसेस में जो टाइम लगता है वो 80 दिन लगता है। यानी भ्रूण संवर्धन के द्वारा हम 20 दिन की बचत कर सकते हैं। और प्रश्न पूछा भी जाता है कि भ्रूण संवर्धन के द्वारा कितने दिनों की बचत की जा सकती है, तो 20 दिनों की बचत कर सकते हैं। चित्र मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले बीज, बीज को हमने बोया तो अंकुरित हुआ। अंकुरित होने के बाद नए पौधे बने, पौधे में पुष्प आए, पुष्पों में भ्रूण बना, फिर भ्रूण से पुनः क्या बन गया, बीज बन गया। और या फिर हमने भ्रूण को क्या करा दिया, कृत्रिम माध्यम में संवर्धित करा दिया और डायरेक्ट क्या बना दिए, नए पौधे बना दिए। ये हमारा हो गया भ्रूण संवर्धन। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। सफेद लट कीट का वैज्ञानिक नाम, विशेषता, पोषक पौधे एवं नियंत्रण लिखिए। सफेद लट कीट का वैज्ञानिक नाम, विशेषता, पोषक पौधे एवं नियंत्रण लिखिए। और ये सारी चीजें हमें बतानी है। कितने पॉइंट है, पहले ये देख लेते हैं। एक तो वैज्ञानिक नाम हमें लिखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें विशेषता लिखनी है। तीसरा पॉइंट हमें पोषक पौधे बताने हैं। और चौथा पॉइंट हमें क्या लिखना है, नियंत्रण लिखना है। यानी इस प्रश्न में हमें 4 पॉइंट बताने हैं। चलिए कैसे बताएंगे वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसका वैज्ञानिक नाम। अगर मैं इसकी वैज्ञानिक नाम की बात करूं सफेद लट का, तो वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होलोट्रैकिया, होलोट्रैकिया कॉन्सोगिनिया, होलोट्रैकिया कॉन्सोगुनिया, होलोट्रैकिया कॉन्सोगुनिया। ये तो क्या हो गया, इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। दूसरा इसकी विशेषता आपको लिखनी है। विशेषता, अगर मैं विशेषता की बात करूं, इसका रंग कैसा होता है, सफेद लट का रंग होता है इसका सफेद। कैसा होता है, सफेद होता है। दूसरी अगर मैं बात करूं, इसकी आकृति कैसी होती है, बेलनाकार। आकृति कैसी होगी, बेलनाकार, सी प्रकार की। नहीं, मृदा में कैसी होती है, सी आकार की होती है। सी आकार, अंग्रेजी का जो सी अक्षर होता है उस आकार की होती है। तीसरी अगर मैं बात करूं, ये कैसा है, ये सर्वभक्षी कीट है, सर्वभक्षी। यानी मैं कह सकता हूं कि ये सब कुछ भक्षण कर लेता है, सब कुछ खा जाता है। चौथी अगर मैं बात करूं, सर्वभक्षी है। सर्वभक्षी के अलावा इसके शरीर पर कितने भाग होते हैं, शरीर के, इसके शरीर के 3 भाग होते हैं, सिर, वक्ष और उदर। फिर इसके शरीर पर कितने खंड पाए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसके शरीर पर कितने खंड होते हैं, 20 खंड होते हैं। शरीर पर कितने खंड होंगे, तो शरीर पर 20 खंड होंगे। और भी मैं अगर बात करना चाहूं 20 खंडों में, जैसे पहले 3 खंड क्या बनाते हैं, मुंह बनाते हैं। बीच के 6 खंड क्या बनाते हैं, उदर बनाते हैं। और लास्ट के 6 खंड क्या बनाते हैं, लास्ट के 6 खंड मिलकर के आपका जो अंतिम भाग है वो बनाते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं, ये कैसा कीट है, ये एकलिंगी, एकलिंगी। अब एकलिंगी का मतलब क्या है, यानी इसमें नर अलग होता है और इसमें मादा अलग होती है। तो ये क्या हुई, इसकी विशेषता हुई। जैसे रंग सफेद होगा, आकृति सी आकार का होगा,
सर्वबच्ची होगा। शरीर कितने भागों में बटा हुआ, 3 भागों में। शरीर पर कितने खंड पाए जाएंगे, 20 खंड पाए जाएंगे। शरीर कैसा होगा, ये एकलिंगी होगा। ये इसकी विशेषता होगी। अब हमें क्या बताना है, इसके पोषक पौधे। पोषक पौधे का मतलब क्या है, वे पौधे जिन पर ये रहता है, जिन पर निर्भर रहता है, जिनको ये खाता है। तो पोषक पौधे कौन से होते हैं इसके, ये खरीफ की फसलों को हानि पहुंचाता है। कौन सी फसलों को, खरीफ की फसलों को। जैसे मैं बात करूं यहाँ बाजरा है, बाजरा। दूसरी बात करूं जैसे ज्वार है, ज्वार। तीसरी में बात करूं जैसे मूंगफली है, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तिल। जितने भी खरीफ के पौधे होते हैं, ये खरीफ के पौधों को क्या करता है, हानि पहुंचाता है। और मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये कैसा कीट है, ये भूमिगत कीट है। आप विशेषता में ये चीज भी देख सकते हो कि ये कैसा कीट है, ये भूमिगत कीट है। ये इसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई, और पोषक पौधे हो गए। नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या बचा, नेक्स्ट पॉइंट बचा अपना नियंत्रण। अब किसी भी कीट का नियंत्रण कितने उपायों के द्वारा करते हैं, 4 उपायों के द्वारा करते हैं। पहले उपाय क्या आते हैं, भौतिक नियंत्रण। भौतिक नियंत्रण, भौतिक नियंत्रण। भौतिक नियंत्रण में हम क्या करते हैं, खेतों में ग्रीष्मकालीन जुताई, खेत जैसे ही सूख जाएगा उसमें क्या करेंगे, ग्रीष्मकालीन जुताई करेंगे। ग्रीष्मकालीन जुताई करने के बाद अगर हमें खेत में कहीं भी कोई कीट दिखाई दे रहा है तो उस कीट को कहां कर देंगे अपन, बाहर कर देंगे। कीट को कहां करेंगे अपन, बाहर करेंगे। नमक द्वारा बीजोपचार करेंगे। दूसरा क्या आता है, जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण में हम क्या करते हैं, कीटों के नियंत्रण के लिए जैविक रसायनों का उपयोग किया जाता है। जैसे नीम है, अजेडिरेक्टिन है, नीम, अजेडिरेक्टिन, पायरेथ्रिन, इन जैविक रसायनों का उपयोग करते हैं। तीसरा हमारा कौन सा आता है, रासायनिक नियंत्रण। और रासायनिक नियंत्रण में कीट नियंत्रण के लिए हम क्या करते हैं, रासायनिक दवाओं का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, रासायनिक दवाओं का उपयोग किया जाता है। और जब जरूरत पड़ती है तो रासायनिक दवाओं का उपयोग हम दोबारा भी कर सकते हैं। अब बात आती है ना, कौन कौन सी रासायनिक दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कार्बोफ्यूरॉन है, एलडी कार्ब है, कार्बोफ्यूरॉन, एलडी कार्ब, ये भूमिगत कीटों को नष्ट करती हैं। कार्बोफ्यूरॉन, एलडी कार्ब। तो हम कह सकते हैं यहाँ कि कार्बोफ्यूरॉन और एलडी कार्ब नामक हम रासायनिक पदार्थों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने सफेद रट का वैज्ञानिक नाम जान लिया, विशेषता जान ली, पोषक पौधे जान लिए, और हमने उसका नियंत्रण भी जान लिया। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। कीट नियंत्रण की यांत्रिक विधियां कौन कौन सी हैं, समझाइए। काफी अच्छा प्रश्न है। कीट नियंत्रण की यांत्रिक विधियां कौन कौन सी हैं, समझाइए। अगर मैं यांत्रिक विधियों की बात करूं कीट नियंत्रण की, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यांत्रिक विधियां क्या होती हैं। यांत्रिक विधियां ऐसी विधियां होती हैं जिनमें यंत्रों या उपकरणों का उपयोग किया जाता है। अब हमें बताना है कि कौन कौन सी विधियां हैं कीट नियंत्रण की यांत्रिक। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, जैसे हाथ से पकड़कर अलग करना, हाथ से पकड़कर अलग करना। जैसे मान लो हमें अपनी फसल पर कोई कीट दिखाई दे रहा है, तो उस कीट को हम हाथ से पकड़ करके क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं, हाथ से अंडों को, या हम कह सकते हैं अंडों को एकत्रित कर फेंकना, एकत्रित कर फेंकना। जैसे मान लो हमें कहीं क्या दिखाई दे रहे हैं, अंडे दिखाई दे रहे हैं कीट के, तो अंडों को हम एकत्रित करके क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तीसरी अगर मैं बात करूं, खाई खोदना, खाई खोदना। कई कीट कैसे होते हैं, भूमिगत होते हैं, तो उनका नियंत्रण हम किसके द्वारा करते हैं, खाई खोदकर करते हैं। जैसे एक तो मैं बात करूं, हम दीमक का नियंत्रण खाई खोदकर कर सकते हैं। एक अगर मैं बात करूं जो हमारी सफेद लट है, सफेद लट का नियंत्रण भी खाई खोदकर कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं ग्रीष्मकालीन जुताई, ग्रीष्मकालीन जुताई, हम ग्रीष्मकालीन जुताई के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। एक अगर मैं यहां बात करूं जैसे निराई गुड़ाई, जब हम निराई गुड़ाई करते हैं तो उससे भी क्या होते हैं, कीट नियंत्रित होते हैं। निराई गुड़ाई। एक मैं यहां कर सकता हूं रक्षक फसल, यानी मुख्य फसल की रोग और कीटों से सुरक्षा हेतु उसके चारों तरफ फसल उगाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, रक्षक फसल कहते हैं। एक मैं यहाँ क्या कर सकता हूं, मैं विभिन्न ट्रैपों का प्रयोग कर सकता हूं, ट्रैप या पास का उपयोग, ट्रैप या पास का उपयोग। अब ट्रैप या पास कौन कौन से हैं, जैसे मैं बात करूं प्रकाश पास है, चिकने पास है, फिरोमोन पास है।
प्रकाश पास, चिकने पास और फेरोमोन पास, इनका हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपके हो गए कीट नियंत्रण की यांत्रिक विधियां। इतना ही आपको लिखने की आवश्यकता होगी, मेरे ख्याल से 1.5 या 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें 6 पॉइंट आपको लिखने होंगे, अगर 3 नंबर का पूछा गया है तो। 1.5 नंबर का पूछा गया है तो 4 पॉइंट अधिकतम आपको लिखने हैं। जैसे हाथ से पकड़कर अलग करना, अंडों को एकत्रित कर फेंकना, खाई खोदना, ग्रीष्मकालीन जुताई, निदाई गुड़ाई करना, रक्षक फसल उगाना और ट्रैप या पास का उपयोग करना। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। कवक कोशिका का नामांकित चित्र बनाते हुए विशेषता लिखी। कवक कोशिका का नामांकित चित्र बनाते हुए विशेषता लिखी। तो सबसे पहले हमें नामांकित चित्र बनाना है कवक कोशिका का। एक तो क्या बनाना है, नामांकित चित्र, और दूसरा फिर हमें उसकी क्या लिखनी है, नीचे विशेषता लिखनी है। तो सबसे पहले अगर मैं नामांकित चित्र की बात करूं तो हमें कैसे बनाना है, आपको 2 गोले बनाने हैं। चलिए इस तरीके का आपको क्या बनाना है, जैसे मान लो एक गोला मैंने बना दिया यहां, ठीक है। अब आपको इसके अंदर एक और गोला बनाना है। इस तरीके से मान लो आपने क्या बनाया, इसके अंदर एक और गोला बनाया, फिर 2 गोले बनाए, फिर इसके बीच में आपको ऐसे करना है और इसके बीच में आपको ऐसे करना है। यहां आपको ऐसे कर देना है, 2-3 जगह कर दो ऐसे। फिर आपको कुछ इस तरीके की संरचना बना देनी है, इस तरीके की ऐसे करके, और उसके अंदर ऐसे 2-3 जगह ये बनानी है आपको। एक गोला बना दो आप यहां, मान लो मैंने एक यहां बना दिया। ये आपकी क्या होगी, कवक कोशिका हो गई। अब आप इसका नामांकन करो। मान लो हम नामांकन कर रहे हैं इसका। सबसे बाहरी परत क्या होती है, सबसे बाहरी परत होती है आपकी कोशिका भित्ति। तो एक तो सबसे बाहरी परत हुई, उसको हमने क्या कह दिया, कोशिका भित्ति कह दिया। एक तो होगी कोशिका भित्ति। दूसरा फिर इसके नीचे की जो परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। तीसरी अगर हम बात करें, 2 पॉइंट तो हमारे क्लियर हो गया। अब सबसे बीच में चलो, सबसे बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक हो गया। फिर केंद्रक के बीचों बीच क्या होती है, केंद्रिका होती है। केंद्रक के बीचों बीच केंद्रिका होती है। केंद्रक हो गया, केंद्रिका हो गई। और फिर उसके बीच में जो गोला से हमने बनाया वो क्या है, वो रिक्तिका है, रिक्तिका। और ये हमने जो इस तरह की संरचना, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो हमने संरचना बनाई ये क्या है, ये अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्यी जालिका। और उसके बाद अंतःप्रद्रव्य जालिका पर अगर आप ऐसे पॉइंट लगा देते हो जैसे इस तरीके के, तो ये फिर क्या हो जाते हैं, ये फिर हो जाते हैं आपके राइबोसोम, राइबोसोम। अब ये किसका चित्र हो गया, आपका कवक कोशिका का चित्र हो गया पूरा। फिर आपको क्या बताना है, इसकी विशेषता बतानी है, कवक कोशिका की विशेषता। अब कवक कोशिका की विशेषता कैसे बताओगे, आपको सारी चीजें तो पता चल गया। सबसे पहले कहोगे कवक कोशिका का सबसे ऊपरी आवरण कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति के नीचे एक छोटी परत होती है जो कोशिका झिल्ली कहलाती है। फिर इसके अंदर अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। इनमें सबसे बीचों बीच केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के बीच में केंद्रिका होती है। फिर इसके बगल में क्या होता है, इसके बगल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बगल में रिक्तिका पाई जाती है। रिक्तिका के बगल में क्या होते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है जिस पर राइबोसोम लगे हुए होते हैं। इस तरीके से आप इस जो डायग्राम में आपने नामांकन किया, इन नामांकनों के आधार पर इस कोशिका की विशेषता आप लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। 2 है अपने पास, प्रकाश पास और एक फंदा फसल। प्रकाश पास और फंदा फसल। प्रकाश पास क्या है, सबसे पहले आपको यह बताना है। तो अगर मैं प्रकाश पास की बात करूं तो प्रकाश की ओर कीटों को आकर्षित कर मारना क्या है, प्रकाश की ओर कीटों को आकर्षित कर मारना। प्रकाश पास के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रकाश की ओर कीटों को आकर्षित करके
मारते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं, प्रकाश पास के द्वारा कौन से कीटों को मारा जाता है? इसके द्वारा रात्रिचर कीट, क्या किया जाता है? रात्रिचर कीटों का नियंत्रण किया जाता है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं? रात्रिचर कीटों का नियंत्रण करते हैं। रात्रिचर कीटों के नियंत्रण के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? पानी और केरोसिन के तेल का उपयोग करते हैं। पानी व केरोसिन का तेल, पानी और केरोसिन का उपयोग किया जाता है। ये आप इसमें लिख सकते हो। यानी प्रकाश पास क्या है? एक उपकरण है जो क्या करता है? प्रकाश जानता है। वहां खेत के एक कोने पर इसको लगाया जाता है, वहां प्रकाश हो जाता है। उस प्रकाश पर रात्रिचर कीट एकत्रित हो जाते हैं। फिर रात्रिचर कीट जब एकत्रित होंगे तो उनको मारने के लिए हम पानी और केरोसिन का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फंदा फसल, फंदा फसल को हम कह देते हैं रक्षा फसल, रक्षक फसल, रक्षक फसल, या हम इसको कहते हैं गार्ड क्रॉप। या तो हम रक्षक फसल कह देंगे इसको, या हम क्या कहेंगे? गार्ड क्रॉप। अब फंदा फसल क्या होती है? मैंने अभी आपको बताया है, मुख्य फसल की रोगों और कीटों से रक्षा के लिए, मुख्य फसल की रोगों और कीटों से रक्षा के लिए इसके चारों तरफ कुछ फसलें उगाई जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फंदा फसल कहते हैं। जैसे सोयाबीन के चारों तरफ क्या उगाते हैं? मक्का उगाते हैं। गन्ना के चारों तरफ क्या उगाते हैं? सनई उगाते हैं। सोयाबीन के चारों तरफ मक्का, गन्ना के चारों तरफ सनई। ये क्या है? रक्षक फसलें हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट पर। ग्राम ग्राही एवं ग्राम अग्राही जीवाणुओं में अंतर लिखिए। ग्राम ग्राही और ग्राम अग्राही जीवाणुओं में अंतर लिखिए। एक काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं ग्राम ग्राही और ग्राम अग्राही में अंतर की बात करूं तो आपको क्या बनाना है? इस तरीके का चार्ट बनाना है। ऐसे मान लो आपने क्या बनाया? चार्ट बनाया। यहां आपने क्या ले लिया? यहां आपने लिया ग्राम ग्राही यानी ग्राम पॉजिटिव, यहां आपने क्या ले लिया? ग्राम पॉजिटिव ले लिया। तो यहां आपने क्या ले लिया? ग्राम नेगेटिव। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इनकी जो कोशिकावृत्ति है वो कैसी होती है? मोटी होती है। कोशिकावृत्ति कैसी होगी? मोटी। और इनकी कोशिकावृत्ति कैसी होगी? पतली होगी। इनकी कोशिकावृत्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन। यानी इसकी कोशिकावृत्ति में पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है? अधिक होता है, और इसमें पेप्टिडोग्लाइकन कम होता है। इसमें अगर हम बात करें, इसकी कोशिका में लिपिड कम पाए जाते हैं, लिपिड क्या होते हैं? कम होते हैं। और इसकी कोशिका की अगर मैं बात करूं तो यहाँ लिपिड क्या होते हैं? लिपिड, यहाँ लिपिड आपके ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट में